में जमानत जब्त हो गई। घर से पधारे हुए सभी हमारे प्रमुख अर्थशास्त्रीगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो ताल तलैयों की नगरी है, और ताल भी सबसे बड़ा ताल 1000 साल पहले राजा भोज ने बनाया था, जिसका जिक्र भी किया गया, आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। और केवल अपनी ओर से नहीं, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से। वैसे भी भारत की परंपरा रही है अतिथि देवो भवः, गेस्ट इज गॉड, और मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। मैं पूछ रहा था सचिन जी से, कोई तकलीफ तो नहीं है आयोजन में? आज देखिए संयोग है, अटल जी का जन्मदिन है। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। एक अद्भुत लीडर थे अटल जी, उनके चरणों में सत सत नमन। अब जब मैं यहां आ रहा था तो सीएमओ ने एक स्पीच तैयार की थी, अर्थशास्त्रियों के बीच क्या बोलना चाहिए, लेकिन मैंने तो ये सोचा कि जो दिल कहेगा वो बोलूंगा। लेकिन मैं कुछ बोलूं उसके पहले एक बात का खंडन करना चाहता हूं। मुझे बार बार चीफ गेस्ट का मतलब होता है मुख्य अतिथि हिंदी में, लेकिन अतिथि वो होता है जिसके आने की तिथि ज्ञात नहीं होती, बिना बताए कभी भी टपक जाए। लेकिन मेरे आने की तिथि तो सचिन जी तय थी, और मेजबान मेहमान कैसे हो सकता है। मैं तो आपका स्वागत करने आया हूं। अभी ये चर्चा चल रही थी कि वियतनाम में ये हुआ तो इसलिए हम कर लें, चीन में हुआ इसलिए कर लें। सचमुच में इस देश की सबसे बड़ी त्रासदी यही थी कि आजादी के बाद हमारे देश ने विकास का जो मॉडल अपनाया वो अपना नहीं था, वो दूसरों पर आधारित था। मान ये लिया गया कि हमारे देश में कुछ श्रेष्ठ है ही नहीं, जो कुछ हमको सीखना है यूरोप से सीखें, पश्चिम से सीखें, तो रूस से सीख लो। अंधानुकरण किया लगभग हमने। और आप देखिए पश्चिम में प्रजातंत्र का उदय हुआ राजतंत्र के खिलाफ। जब आर्थिक समस्याएं आई, गरीबी बेहद बढ़ी, तब पश्चिम में इस विचार का उदय हुआ। फ्रांस में विशेषकर फ्रांस की राज्य क्रांति हुई, और यह तय हुआ कि प्रजातंत्र आना चाहिए। एक राजा क्यों, सब राजा क्यों नहीं हो सकते? सब नहीं हो सकते तो राजा, जनता अपना प्रतिनिधि चुन ले, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। अब इस सिद्धांत के आधार पर दुनिया के कई देशों में क्रांति हो गई, और या तो फ्रांस की तरह राज्य प्रमुख समाप्त कर दिए गए, राजा समाप्त कर दिए गए, या ब्रिटेन की महारानी की तरह उनके अधिकार काफी सीमित कर दिए गए। लेकिन इसी समय यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई, और गांव में कई कारीगर मजदूर कई दिनों की मजदूरी से जो सामान बनाते थे, मशीनों में वो कुछ घंटों में बनने लगा। गांव के बेरोजगार मजदूर कारीगर शहरों में फैक्ट्रियों के आसपास आके बसे, अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में रहते थे, श्रम की चक्की में पीसे जाते थे, 12 घंटे 14 घंटे काम लिया जाता था। कई तरह की महामारियां आई, वेतन बहुत कम दिया जाता था। उन परिस्थितियों में जब मजदूरों का शोषण हुआ तो कार्ल मार्क्स आए। उन्होंने कहा दुनिया के मजदूरों, एक खोने के लिए कुछ नहीं है तुम्हारे पास सिवाय जंजीरों के, लेकिन पाने के लिए सारा संसार पड़ा है। कार्ल मार्क्स के शब्दों ने मजदूरों के कानों में जैसे अमृत घोल दिया, और मार्क्स ने यह कहा कि उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व यही शोषण की जड़ है। उत्पादन के साधन मतलब भूमि, पूंजी, मशीन।
इन पर जो व्यक्तिगत स्वामित्व है यही शोषण की जड़ है। और ये अगर समाप्त कर दिया जाए और उत्पादन के साधन समाज के अधिकार में दे दिए जाए तो ये शोषण समाप्त हो जाएगा। और ये जिनके पास उत्पादन के साधन है उनसे छीन लो, ले लो, वो अपने आप नहीं देंगे। इसलिए हमको क्रांति करनी पड़ेगी, उनसे वो साधन छीन के समाज के हाथ में दे दिए जाएं। लेकिन जिनसे ये साधन छीने जाएंगे वो फिर से इनको अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे। और इसलिए जब तक प्रतिक्रांति की संभावनाएं समाप्त नहीं हो जाती तब तक सर्वहारा की तानाशाही स्थापित करनी पड़ेगी। और आप जानते हैं कि रूस में क्रांति हुई, चीन में क्रांति हुई, दुनिया के 1/3 देश कम्युनिस्ट हो गए। व्यक्तिगत स्वामित्व समाप्त करने की कोशिश हुई, लेकिन जनता सुखी नहीं हुई। उन देशों का अनुभव यह कहता है कि रोटी तो हाथ में आई नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की आजादी वो और चली गई। और तो अमेरिका जैसे लोग आए, अमेरिका जैसे देश आए, उनका एक हाथ में रोटी है, दूसरे हाथ में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। हमारे रास्ते पर चलो, उसको अगर दूसरे शब्दों में कहूं, पूंजीवाद का रास्ता। लेकिन उस रास्ते पर भी जो देश चले, क्या वास्तव में वो सुखी होगा? आज मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि हमने दूसरे देशों के रास्ते पर चलने की पहले कोशिश की, आजादी के बाद की बात कर रहा हूं, लेकिन वो देश स्वयं उस रास्ते पर चल के सफल नहीं हुए, तो भारत कैसे सुखी होगा? इसलिए एक बार हम सोचें कि हमारे देश में, हमारी संस्कृति में, हमारी जीवन मूल्यों में, हमारी परंपराओं में ऐसा कुछ है कि जिसके आधार पर हम अपने अर्थतंत्र को खड़ा कर सकें और समाज जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। देखिए, आप सोचिए, मनुष्य क्या चाहता है? 2 चीजें सब चाहते हैं। एक, कोई कभी मरना नहीं चाहता। अगर 100 साल की उम्र भी हो जाए और यमदूत लेने आए तो दादाजी कहेंगे नहीं, एक आध नाती पंथी तो देख लिए, एक पीढ़ी और देख लेने दो, उनकी शादी और हो जाए तब जाऊंगा। हम मरना नहीं चाहते, जीना चाहते हैं। लेकिन दूसरी क्या और है? हम जीना तो चाहते हैं, लेकिन दुखी होकर कोई नहीं जीना चाहता, सुखी जीवन चाहते हैं। हमने देखा व्यवहार में अगर किसी व्यक्ति को बहुत शारीरिक कष्ट हो तो वो कहता है, हे भगवान अब तो उठा ले। कई बार परिवार के लोग देखें कि अब तो इनका दर्द सहा नहीं जाता, अब तो भगवान उठा ले। सुखी जीना चाहते हैं। और सुखी कैसे जिए? तो जो भारत ने कहा, मैं बता रहा हूं, मनुष्य क्या है? अगर एक सोच हम देखें तो वो रही है, मनुष्य शरीर है। और शरीर को अगर हमने सुखी कर दिया तो व्यक्ति सुखी हो जाए।